गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, अर्थात पतली फिल्म में व्यतिकरण। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझने के हिसाब से भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इससे पूर्व जो हमने लेक्चर देखे थे उसके अंतर्गत हमने मेनली क्या देख लिया था, जो हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसको हमने बिल्कुल डिटेल में कर लिया था। किस प्रकार से उस एक्सपेरिमेंट को हमने समझा, उसके अंतर्गत जो फ्रिंज चौड़ाई थी, या आप ऐसा कह सकते हो जो व्यतिकरण प्रतिरूप आपको मिल रहा था, ब्राइट डार्क स्पॉट वगैरह जो, उनको कैसे आपने प्राप्त किया, उनके लिए क्या कंडीशन थी, वो आपने प्राप्त कर ली थी। और हमने एक चीज़ ये भी नोट की थी कि जब हम व्यतिकरण की घटना को पढ़ रहे हैं तो उसमें एक इसेंशियल कंडीशन के रूप में, ठीक है ना, इसेंशियल कंडीशन के रूप में हमने क्या देखा था कि जो तरंगे कला शब्द होगी उनमें अगर अध्यारोपण हो रहा है तब आपको व्यतिकरण प्राप्त होगा। यानी अगर व्यतिकरण की घटना के घटने के लिए आवश्यक शर्तों में से एक शर्त क्या थी कि जो तरंगे आपके अध्यारोपित हो रही है वो कैसी होनी चाहिए, कला शब्द होनी चाहिए। फिर साथ में हमने ये भी देखा था कि कोई भी जो स्रोत है वो आइडियली तो कला शब्द होता नहीं है, इनकोहेरेंट ही होता है। तो फिर आप क्या करते हो, किसी न किसी मेथड से ऐसी कला शब्द तरंगे हम प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए मैंने दो मेथड का जिक्र किया था। एक किया था आपतित जो तरंग है, या जो तरंग है जो सोर्स है आपका, उससे जो तरंग प्राप्त हो रही है उसके तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और एक दूसरे तरीके की मैंने बात की थी आयाम के विभाजन द्वारा, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हमने जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था वह तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा कला शब्द स्रोत प्राप्त करने की विधि पर आधारित था। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, वह आयाम के विभाजन द्वारा कला शब्द स्रोत प्राप्त करने की विधि पर आधारित होगा। अब किस प्रकार से होगा, जब ये टॉपिक आगे बढ़ेगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और एक बात इस टॉपिक के संदर्भ में आप और नोट कर लीजिए कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो लगभग 3 से 4 लेक्चर इस टॉपिक में हमारे लगने वाले हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि जब इस टॉपिक को सुन रहे हो तो पेन और पेपर तो आप साथ में लेते ही हो, तो उसको क्या करना, आप एकदम शॉर्ट में पहले नोट करना। पहले क्या करना, 3-4 जो लेक्चर अपलोड होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड उनको पूरा सुनना, और उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें उनको एक बार शॉर्ट में नोट कर लेना। जब आप एक बार इन 3-4 लेक्चर को अच्छे से सुन लोगे तब आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। हालांकि हर लेक्चर मैं इसी तरह से डिज़ाइन करके आपके लिए अपलोड करूंगा ताकि एक लेक्चर खत्म होने पर उसमें जो चीज़ मैंने बताई है वो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर नहीं भी आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब 3-4 पूरे लेक्चर हो जाएंगे तब ये टॉपिक आपको निश्चित रूप से पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो 3-4 लेक्चर तक आप वेट कीजिए, इनको पूरा सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि थिन फिल्म क्या होती है, पतली फिल्म क्या है। पतली फिल्म बेसिकली कुछ नहीं, एक पतली पन्नी या झिल्ली के रूप में आप समझ सकते हो। जैसे साबुन के बुलबुल होते हैं, सोप बबल है, वो भी एक प्रकार की क्या है, पतली फिल्म है। फिल्म को आप ऐसे देख सकते हो, उसकी कुछ न कुछ क्या होगी, मोटाई होगी या थिकनेस होगी, लेकिन वो पतली है तो जो उसकी मोटाई है वो क्या होगी, अत्यल्प होगी। तो उस प्रकार से होगी। देखो कोई मान लो इस प्रकार की है तो ये कोई थिन फिल्म हो गई। अभी इतनी बड़ी दिख रही है लेकिन बेसिकली क्या है, ये जो मोटाई है इसकी, जिसको मैं टी से डिनोट करूंगा, वो क्या है, टी अत्यल्प है। कैसी है, अत्यल्प। और इस थिन फिल्म के अंतर्गत भी हमें 2 केस पढ़ने हैं। मैं अभी आपको बता देता हूं 2 केस कौन से पढ़ने हैं। एक तो क्या होगा, पैरेलल थिन फिल्म। पैरेलल थिन फिल्म क्या है, जैसे ये पैरेलल थिन फिल्म है, 2 परतें हैं तो ये 2 परतों के बीच की दूरी थ्रू आउट द रेंज क्या रहेगी, समान ही रहेगी। तो इस प्रकार की जो थिन फिल्म है उसको हम कहेंगे पैरेलल थिन फिल्म। और आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए थिन फिल्म तो वो इनबिल्ट अर्थ ही उसका क्या है, पैरेलल थिन फिल्म है। इसका इनबिल्ट अर्थ क्या होगा, पैरेलल थिन फिल्म। ठीक है ना, केवल थिन फिल्म लिखे तब। और एक मान लो इस प्रकार की हो, ठीक है ना, इस प्रकार की, कि क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हो तो उसकी थिकनेस क्या है, बदल रही है। इसको हम कहते हैं वेरिएबल थिकनेस।
तो इस प्रकार की ये भी फिल्म ही है, ये इसकी एक सतह है, इसकी दूसरी सतह है, लेकिन इसमें क्या है, एक बिंदु से आप आगे जब बढ़ रहे हो तो उसकी थिकनेस क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो इसको हम कहते हैं वेज शेप। क्या कहते हो आप? वेज शेप। वेज शेप फिल्म, या इसको हिंदी में कहते हैं फानाकार। ठीक है ना, फानाकार फिल्म, ये भी आपको पढ़ना है। तो आपको पैरेलल थिन फिल्म भी पढ़ना है और वेज शेप वाली थिन फिल्म भी पढ़ना है। यहां पर तो टी क्या रहेगा, सेम रहेगा, यहां पर टी क्या होगा, बदलता जाएगा। इस बिंदु पर कुछ और होगा, यहां पर कुछ और होगा, यहां पर कुछ और होगा। तो ये दो तरह के केस हमें इस थिन फिल्म के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि थिन फिल्म बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, एक पतली पन्नी या झिल्ली के रूप में आप इसको समझ सकते हो। जो शॉप बबल होता है वो भी एक प्रकार की थिन फिल्म है। इसकी मोटाई क्या होती है, अत्यंत अल्प होती है। तो इस चीज को आप समझ गए, ये इस प्रकार की दो चीजें हमें पढ़नी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे हम इसमें, अब आप इसको देखिए। अब देखिए व्यतिकरण कैसे होगा, क्योंकि हमें तो क्या पढ़ना है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पढ़ना है। मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं, ठीक है ना, हेडिंग आपने नोट कर ली होगी, थोड़ा में स्पेस मिल जाएगा बोर्ड पर। तो देखिए, जैसे मान लो आपके पास क्या है, मैं इसको एकदम नीट एंड क्लियर डायग्राम बना देता हूं और बहुत आराम से आप इसको लेक्चर सुने, बिल्कुल इत्मीनान से देखिएगा, समझिएगा। मैं बिल्कुल धीरे धीरे इस टॉपिक को बताऊंगा। अब जैसे मान लो ये थिन फिल्म है, इस थिन फिल्म की मोटाई मान लो क्या है, टी है। इसके बाहर तो क्या है, एयर है। यहां पर भी क्या है, एयर है, हवा है। तो एयर है, तो एयर का अपवर्तनांक कितना होता है, म्यू 1 होता है। इधर भी म्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस थिन फिल्म के अंतर्गत क्या होगा, कुछ न कुछ वो अलग पदार्थ की होगी, तो उसका कुछ न कुछ क्या होगा, अपवर्तनांक होगा, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, म्यू कह रहा हूं। ठीक है। और सुविधा के लिए अगर मान लो ग्लास थिन फिल्म हो, तो उसके लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1.5। बेसिकली क्या है, एयर से अलग है। ये जो थिन फिल्म के अंदर का जो मटेरियल है वो क्या है, एयर से अलग है, तो उसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा जो 1 से ज्यादा होगा। अगर मैं ग्लास के रूप में मटेरियल काम में ले रहा हूं, तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1.5। आप साइड में नोट कर लीजिएगा, फॉर ग्लास। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक चीज है अभी तो। अब क्या होगा कि जैसे ही आप क्या करोगे, इस थिन फिल्म पर कोई वेव इंसिडेंट होगी या कोई रे इंसिडेंट होगी, तब क्या होगा, जैसे मान लो ये कोई एक वेव या रे है, किरण है, वो इस पर क्या हुई, इंसिडेंट हुई, और उस तरंग का आयाम क्या है, a0 है। तरंग है तो उसका निश्चित रूप से क्या होगा, कुछ ना कुछ आयाम होगा, तो उसके आयाम को मैंने क्या कह दिया, a0। ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे। और आपको ये पता है, जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर आपतित हो रही है, जैसे ये हवा से इस ग्लास मीडियम पर आपतित हुई, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट जहां पर क्या हो रहा है, माध्यम में परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, उसका परावर्तन भी होगा और अपवर्तन भी होगा। बिल्कुल बेसिक रूल है। तो परावर्तन तो क्या होता है, उसी माध्यम में होता है, तो ये लीजिए परावर्तन इस प्रकार से हो जाएगा। और अपवर्तन क्या होगा, दूसरे माध्यम में, तो ये लीजिए दूसरे माध्यम, इसका अपवर्तन हो गया इस तरह से। ठीक है। अब देखिए, ये तो उसी माध्यम में चल रही है, लेकिन जब ये तरंग आगे बढ़ेगी और वापस जब इस बिंदु पर आएगी, तो यहां पर भी क्या होगा, क्योंकि माध्यम बदल रहा है, इसके अंतर्गत म्यू 1.5 है और इस बिंदु के इधर क्या है, 1 है, तो इस बिंदु पर भी क्या होगा, वापस परावर्तन और अपवर्तन होगा। अब क्या होगा, ये जो किरण होगी, ये वाली, ये क्या होगी, परावर्तित होगी, क्योंकि क्या हो गया, ये इसके लिए ये तो क्या है, इंसिडेंट है, ये इधर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड, परावर्तित, और ये यहां से क्या होगी, अपवर्तित। क्या होगी, अपवर्तित। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। फिर वापस आगे देखिए, एक सीक्वेंस चलता रहेगा। जब ये यहां टकराएगी तो क्या होगा, समान माध्यम में तो क्या हो जाएगी, परावर्तित, और दूसरे माध्यम में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। फिर वापस ये इस बिंदु से ऐसे और ये इस बिंदु से ऐसे, ये इस प्रकार का सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। तो अगर मैं इस वेव, जिसको मैं इंसिडेंट रे कह रहा हूं, तो उसके लिए ये जितने भी तरंगे आपको प्राप्त हो रही है, ये वाली, ये सारी तरंगे, ये एक तरह से क्या है, इस तरंग के लिए ये सारी तरंगे क्या है, परावर्तित तरंग है या रिफ्लेक्टेड रेज है। इन सभी तरंगों को मैं क्या लिख सकता हूं, रिफ्लेक्टेड रेज या वेव्स, कुछ भी लिख दीजिए, परावर्तित किरणें। ठीक है। और ये क्या है, इस जो आपकी थिन फिल्म है, उससे क्या हो गई, ये पार हो गई, एक तरह से पारगमित हो गई। तो इन सारी तरंगों को आप क्या कहोगे, पारगमित किरणें या ट्रांसमिटेड रेज। तो ये जितनी भी होगी, इनको आप क्या कहोगे, ट्रांसमिटेड रेज या पारगमित
किरणें। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत इस टॉपिक की यहीं से हो रही है कि एक इंसिडेंट रे है, जब इस बिंदु पर टकराएगी तो इसका एक भाग क्या हो जाएगा, परावर्तित, और एक भाग अपवर्तित। फिर वापिस यहाँ टकराएगी तो इधर परावर्तन, इधर अपवर्तन, फिर ये इधर बाहर निकल जाएगी, इधर परावर्तन, फिर ये यहाँ से, फिर इस प्रकार से। बिल्कुल इजी डायग्राम है, ठीक है ना। बस एरो के चिन्ह आप ध्यान से लगाना। तो इससे आपको क्या मिल गई, रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई, और इधर आपको क्या मिल गई, ट्रांसमिटेड रेज मिल गई। अब देखिए ये सारी तरंगें क्या है, परावर्तित किरणें हैं, और ये क्या एक ही माध्यम में आगे बढ़ रही है। क्या हो रही है, एक ही माध्यम में आगे बढ़ रही है। तो ये जब एक माध्यम में आगे बढ़ेगी तब क्या होगा, इन तरंगों में अध्यारोपण होगा, और आपको पता है जब इन तरंगों में अध्यारोपण होगा तो आपको क्या मिलेगा, व्यतिकरण प्रतिरूप मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, व्यतिकरण प्रतिरूप मिलेगा। तो इन तरंगों में अध्यारोपण से जो आपको व्यतिकरण प्रतिरूप मिलेगा उसको हम कहेंगे परावर्तित किरणों के कारण प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप, इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रेज। उसी प्रकार से ये तरंगे भी क्या एक अलग माध्यम में गमन कर रही है, अलग दिशा में। तो ये जो ट्रांसमिटेड रेज है इनमें भी क्या होगा, ये खूब सारी होगी, तो मैंने सिर्फ 2 दिखाई है, इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। ये खूब सारी तरंगे होगी, इनमें क्या होगा, अध्यारोपण होगा, तो उससे भी आपको क्या मिलेगा, व्यतिकरण प्रतिरूप मिलेगा। उसको आप क्या कहोगे, इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू ट्रांसमिटेड रेज, या पारगमित किरणों के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप। तो 2 चीजें आपको पता चल गई कि इंसिडेंट रेज से आपको 2 प्रकार के व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होंगे, एक रिफ्लेक्टेड रेज के कारण और एक ट्रांसमिटेड रेज के कारण। अब आप ये सोचिए इसमें हो क्या रहा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आपने एक फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा होगा, फ्रेनेल के संबंध, याद कीजिएगा। अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। फ्रेनेल के संबंध पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड है, लेकिन जो बुक थी आपकी वेव्स एंड ऑसिलेशन थी उसके अंतर्गत थे। फ्रेनेल रिलेशन क्या थे कि जब किसी अपवर्तनांक, सॉरी क्या कह सकते हो आप उसको, कोई एक मान लो आपके इस प्रकार की एक सतह थी, ठीक है ना। इस सतह पर जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपतित होती है तो उसका एक भाग क्या होता है, परावर्तित होता है, एक भाग क्या होता है, अपवर्तित होता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तब आपने उसमें फ्रेनेल के संबंध में क्या पढ़ा था, परावर्तित और आपतित तरंगों के आयामों का अनुपात होता है। आपने ये पढ़ा होगा, परावर्तित और आपतित तरंगों के आयामों का अनुपात, जिसको आप परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक कहते हो, ठीक है ना। उनको आपने पढ़ा होगा। तो वहां पर एक फॉर्मूला काम में आया होगा, उसको मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। अगर नहीं पता तो आप फ्रेनेल के संबंध सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा क्या है। फ्रेनेल के संबंध बेसिकली कुछ नहीं है, परावर्तन और पारगमन गुणांकों के संबंधित है। तो वहां पर एक 2 फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला था आपका आर, जिसको आपने क्या कहा था, परावर्तन गुणांक। वो क्या था, वो था आपका n1 - n2 अपॉन n1 + n2। और एक आपके आया था स्मॉल t 2n1 अपॉन n1 + n2, ठीक है ना। n1 n2 क्या है, क्रमशः जो 2 माध्यम थे, क्योंकि जो डिवाइडिंग सरफेस था उसके ऊपर अलग माध्यम था और नीचे अलग माध्यम था, तो उनके क्या है, अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक आप n भी लिख सकते हो और म्यू भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको पता थे, वहां से पता चल जाएगा। और एक रिलेशन भी वहां से आपको पता होगा कि जो आयाम था, क्योंकि वहां पर विद्युत चुंबकीय विकिरण थी, और ये भी क्या है, इंसिडेंट रे भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण ही है। तो वहां पर आपने एक फॉर्मूला प्राप्त किया था ER क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। उसका फॉर्मूला था R × E0 या EI, ठीक है ना, क्योंकि R गुणांक हो जाएगा REI, और जो आपका ET था वो क्या था, TEI। क्योंकि आपने परावर्तन और पारगमन गुणांकों की परिभाषा ही क्या पढ़ी थी, परावर्तन और पारगमन गुणांकों की परिभाषा थी कि परावर्तित तरंग तथा आपतित तरंग का आयाम आपके हो जाएगा परावर्तन गुणांक, और पारगमित किरण तथा आपतित किरण के आयामों का अनुपात हो जाएगा पारगमन गुणांक, ठीक है ना। ER/EI हो जाएगा स्मॉल r, और ET/EI हो जाएगा स्मॉल t। ये क्या है, परावर्तन और पारगमन गुणांक। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जब आप लेक्चर सुने तो इनको साइड में नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। और कोई भी चीज नहीं पता हो, स्टार लगा के, एरो बना के नोट कर लीजिए, और आराम से क्या कीजिए, जिस बुक में है वहां से रेफर करके उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। तो ये आपको पता है। तो अब देखिए, जैसे ये A0 आयाम है, ये एक तरह से क्या है, EI है आपका, जिसको मैंने A0 कह दिया। तो जैसे ही क्या होगा, यहाँ ये टकराएगा, यहाँ पर एक माध्यम N1 है सपोज करो,
ये n2 है और ये भी क्या है, सेम ही है n1 एक तरह से, ठीक है ना। इसका मान कितना 1, इसका मान 1.5 और इसका मान भी 1 है। तो जब इस बिंदु से टकरा करके इधर परावर्तन होगा तो ये जो परावर्तित किरण होगी इसका आयाम आप कैसे लिखोगे, इसका आयाम लिखोगे इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से लिखोगे नहीं लिखोगे, आयाम चेंज होगा कि नहीं होगा, आप समझिए ना। इस बिंदु पर परावर्तन होगा तो इस तरंग का आयाम चेंज होगा। अभी भी कैसे होगा मैं सब बताऊंगा, लेकिन ये तो आपको पता चल गया आयाम क्या होगा, चेंज होगा। उसको मान लो मैंने कह दिया A1 होगा, इधर भी क्या होगा, चेंज होगा। ये अपवर्तन हो रहा है, पारगमन हो रहा है, इसका कुछ चेंज होगा। फिर यहां से टकराएगा, इसका भी कुछ चेंज होगा। इसको मैंने कह दिया A3, ये कह दिया A4। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा A5, ये A6, ये A7, ये A8। अलग अलग आयाम बदलते रहेंगे हर बार, ठीक है ना। ये आपतित किरण का आयाम होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग A1 A2 अलग हो जाएंगे। फिर ये अब एक तरह से आपतित बन गई A2 तो इसके करस्पॉन्डिंग A4 A3 अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक ही किरण थी जिसका आयाम A0 था और उस आयाम में क्या हो गया, विभाजन हो गया, एक तरह से क्या हो गया, डिवीजन हो गया और आपको अलग अलग आयाम वाली तरंगे प्राप्त हो गई। तो जब मैंने क्या बताया था कि व्यतिकरण, ये जो मेथड है वो क्या है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एम्पलीट्यूड का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। A1 A5 आगे A9, उसी प्रकार से A4 A8 A12 इस प्रकार से चलता रहेगा। और इन सभी तरंगों में क्या होगा, जब अध्यारोपण होगा तो आपको क्या मिलेगा, व्यतिकरण प्रतिरूप मिलेगा। तो इस चीज को अभी यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे हमने किया क्या है, ये पूरा आप आराम से देख लीजिए। अब मैं बताऊंगा किस प्रकार से, अब हमें इसके अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। एक चीज तो आपको ये पता चल गई कि यहाँ पर दो प्रकार के व्यतिकरण प्रतिरूप आपको मिलेंगे, एक इन रिफ्लेक्टेड रेज के कारण और एक ट्रांसमिटेड रेज के कारण, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे करना है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इस डायग्राम को एक बार मैं वापस बनाऊंगा कंप्लीटली, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको ये पता है, ये चीज तो मैंने आपको बता दी सॉरी, कि यहां पर आपको दो प्रकार के व्यतिकरण प्रतिरूप मिलेंगे, एक परावर्तित किरणों के कारण, परावर्तित किरणों में अध्यारोपण के कारण, और एक पारगमित किरणों में अध्यारोपण के कारण। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि पतली फिल्म के कारण परावर्तित किरणों से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप पारगमित किरणों से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। मैंने क्या बोला कि जो आपको परावर्तित किरणों के कारण, जो ऊपर वाली रिफ्लेक्टेड रेज थी, उनके कारण जो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है वह पारगमित किरणों के कारण प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप से अधिक स्पष्ट होता है। अब अधिक स्पष्ट का मतलब क्या होता है, व्यतिकरण प्रतिरूप में बेसिकली आपको मिलता क्या है, यहाँ पर फ्रिंजें मिलती है आपको, डार्क ब्राइट इस प्रकार से। तो स्पष्ट का मतलब क्या होता है कि आप आराम से इस पर्दे पर या जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो तो वहां पर आप आराम से ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि इस बिंदु पर डार्क है, इस पर ब्राइट है, और ब्राइट और डार्क के बीच में भी क्या हो, पर्याप्त अंतर होता है कि आप बिल्कुल आराम से उसको देख पाओ। तो उसका मतलब होता है स्पष्ट। अब वो कैसे होता है उसको हम बड़ी डिटेल से अभी देखेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो करते हैं इसको, किस प्रकार से करना है इसको एक दफा हम देख लेते हैं। तो अब देखिए मैंने क्या कहा था, हम जो अब आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है, मैंने एक लाइन लिखी है, पतली फिल्म के कारण परावर्तित किरणों से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप पारगमित किरणों से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। ये तो आपको पता चल गया कि परावर्तित किरणों एक अलग माध्यम में चल रही तो उनसे व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा और पारगमित किरणों के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। तो किस प्रकार से आप इस चीज को सिद्ध करोगे अभी हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वापिस उस डायग्राम को बनाते हैं, आप बिल्कुल इत्मीनान से देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बिल्कुल आराम से करेंगे, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो आपका ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपके लिए बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। एक एक चीज हम बोर्ड पर लिखते हुए करेंगे ताकि लेक्चर आपके लिए बिल्कुल लाइव क्लास की तरह ही हो। ये देखो हमने क्या कह दिया, ये पतली फिल्म है हमारी जिसकी मोटाई मैंने क्या कह दिया, T है। ये इधर जो माध्यम है उसके लिए अपवर्तनांक n=1 है, इसको n1 कह देता हूँ, ठीक है ना, या n कह देता हूँ, इसको n डैश कह देता हूँ। ये आपका क्या है 1.5 है और ये भी एक तरह से n ही है, वो क्या है 1 है। इधर आपके क्या है एयर है, ये आपके ग्लास है और ये भी आपके क्या है एयर है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम चीज़ है।
अब देखिए जैसे ये किरण यहाँ पर क्या होगी, E0 आयाम वाली किरण इंसिडेंट होगी, तो ये क्या है, इंसिडेंट रे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, परावर्तन होगा, यहाँ पर अपवर्तन, फिर वापस इधर परावर्तन, ये इधर पारगमन, ये इधर बाहर निकल जाएगा, ये इधर वापस इधर, इसका ये इधर और ये इधर, ये वापस इधर, ठीक है ना, एरो लगा देना आप आराम से एकदम सिस्टमेटिक, और ये इधर, ये इसका इधर। तो ये आपको पता चल गया, ये सारी की सारी आपकी क्या है, ये वापस बना रहा हूं, ठीक है ना, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रेज, और ये आपकी क्या है, ट्रांसमिटेड रेज। ठीक है, तो अब देखिए इस आयाम को हमने A1 कहा था, इसको A2, ये A3, ये A4, ये A5, A6, A7, A8, A9, A10, फिर आगे ये जो भी चलेगा आगे चलता रहेगा सिस्टम, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको यह लिखना पड़ेगा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत से। इसका डिस्क्रिप्शन तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माना एक टी मोटाई की एक पतली फिल्म है जिस पर A0 आयाम वाली एक किरण आपतित हो रही है। इसके कारण इस पतली फिल्म के दोनों सतहों के कारण क्रमागत रूप से परावर्तन और अपवर्तन होगा, जिसके कारण हमें परावर्तित किरणें और पारगमित किरणें प्राप्त होगी। चूंकि ये दोनों किरणें एक साथ अलग अलग माध्यम में या अलग अलग दिशाओं में एक ही माध्यम में गमन कर रही है, तो उनमें क्या होगा, अध्यारोपण होगा, जिसके कारण हमें परावर्तित किरणों से एक अलग व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा और पारगमित किरणों के कारण एक अलग व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। फिर आप इस चीज को ये भी इस चीज को यहाँ नोट कीजिएगा कि चूंकि इस व्यवस्था में या इस पतली फिल्म के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप में हम ये भी देखते हैं कि जो आपको परावर्तित और पारगमित किरणें प्राप्त हो रही है, उनके जो आयाम है वो क्या एक तरह से कला संबद्ध है। क्यों? क्योंकि वो एक ही तरंग के आयाम के विभाजन के कारण प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। तरंग एक ही है, तो इसके कारण क्या होगा, इस प्रकार से जो आपको किरणें प्राप्त हो रही है वो कैसी होगी, कला संबद्ध होगी। उनमें जो कलांतर होगा या पथांतर होगा वह समय के सापेक्ष नियत रहेगा। अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, क्योंकि जब हम इसमें व्यतिकरण प्रतिरूप को प्राप्त करेंगे तो व्यतिकरण प्रतिरूप आप कैसे प्राप्त करते हो, इन तरंगों में कलांतर और पथांतर आप निकालोगे, और जब निकालोगे तब आप खुद देखोगे कि इनमें कलांतर और पथांतर जो होगा वो समय का फलन नहीं होगा। मेथड क्या काम में लिया, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ये चीज आपको नोट करनी है, ठीक है। तो इसका पूरा विश्लेषण हो गया। अब आगे क्या लिखोगे, फ्रेनेल के संबंध से या विद्युत चुंबकीय सिद्धांत से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उससे आप क्या जानते हो, आप यहां लिखना विद्युत चुंबकीय सिद्धांत से आप क्या जानते हो, ER = N1 - N2 अपॉन N1 + N2 EI तथा ET = 2N1 अपॉन N1 + N2 EI। ये आप जानते हो, ठीक है ना। और जहां पर EI और ER और ET क्या है, क्रमशः आपतित, परावर्तित और पारगमित किरणों के आयाम है। तो अब हम क्या करते हैं, इन सब आयामों के मान निकालते हैं, तभी आपको पता चलेगा क्या है। तो इस फॉर्मूले का आपका यूज करना है, थोड़ा मैथमेटिकल है लेकिन हम पूरा लिख के करेंगे। तो देखो A0 तो हो गया। अब सबसे पहले हम A1 का मान निकालते हैं। किसका निकालते हैं, A1 का मान निकालते हैं। आप आराम से देखिए, A1 क्या है, परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण का आयाम कहां, किस फॉर्मूले से निकालोगे, इस फॉर्मूले से। ये एक तरह से क्या हो गया, आपका A1 हो गया, ये A0 रहेगा। N1 हो गया आपका पहला माध्यम 1, N2 आपका 1.5, नीचे N1 + N2। तो देखो 1 - 1.5 अपॉन 1 + 1.5, तो ये क्या आ गया, -0.5 अपॉन 2.5। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 1/5। 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, -0.2। ये मेरा क्या आ गया, और साथ में क्या आएगा, A0 आएगा। A0 क्यों आएगा, क्योंकि EI क्या आपका A0 है। तो A1 क्या आ गया, -0.2 A0। तो ये आपके A1 का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस सिग्नल आया ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक आपने स्टोक्स का नियम पढ़ा होगा, मैंने शब्द बोला है स्टोक्स का नियम, स्टोक्स का नियम, ठीक है ना।
ये नियम क्या कहता है कि जब किसी किरण का सघन माध्यम के पृष्ठ से, ठीक है ना, सघन माध्यम दो तरह की चीजें होती है, एक होता है आपका विरल माध्यम, ठीक है ना, विरल माध्यम, और एक होता है सघन माध्यम। विरल यानी रेयरर और ये होता है डेंसर। जैसे इसकी तुलना में देखो तो एयर क्या है, ग्लास की तुलना में क्या है, रेयरर है, जिसका अपवर्तनांक कम है। तो स्टोक्स का नियम क्या कहता है कि जब सघन माध्यम के पृष्ठ से आपके परावर्तन होता है तब किरणों में पाई का कलांतर आ जाता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, मैं और वापस बोल रहा हूं, ध्यान से आप सुनते रहना। जब सघन माध्यम के पृष्ठ से किसी किरण का परावर्तन होता है तब परावर्तित और अपवर्तित किरणों के मध्य पाई का कलांतर और पाई का कलांतर या λ/2 का पथांतर आ जाता है। इस चीज को आप बिल्कुल नोट कीजिएगा, बहुत काम आने वाली है। तो ये जो माइनस सिग्नल है वो क्या शो कर रहा है, आप देखिए ये तरंग चल रही है जिसका अपवर्तनांक 1 है और ये आई यहां पर इस बिंदु पर क्या हो रहा है, माध्यम चेंज हो रहा है और उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, 1.5 है। तो अगर इस किरण के लिए बात करें तो ये तो कैसा है, विरल माध्यम है और ये कैसा है, सघन माध्यम है। तो ये जो पृष्ठ है आपका, जिस बिंदु से ये परावर्तित हो रही है, वो पृष्ठ कैसा है, सघन माध्यम का पृष्ठ है। इसलिए यहां पर आप देखो, इसका जब आप आयाम निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस सिग्नल मिलेगा। और मान लो सपोज करो ऐसी स्थिति हो कि सघन से आ रही है, विरल पर टकरा रही है, तब आपको माइनस साइन नहीं मिलेगा। आगे मैं पूरे निकाल के बताऊंगा, इन सबके मान निकालूंगा अभी, तब आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि माइनस कब आएगा और माइनस कब नहीं आएगा। लाइन क्या याद रखोगे, सघन माध्यम के पृष्ठ से जब परावर्तन होता है तब दोनों किरणों में पाई का कलांतर या λ/2 का पथांतर आता है। ये तो आपको पता ही है। एक लैम्बडा पूरा जैसे तरंग होती है इस तरह के, तो इसमें पूरा में क्या 2 पाई है, ठीक है, 2 पाई इक्वल टू λ, तो पाई इक्वल टू λ/2, ये सब आप जानते हो। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया। तो ये माइनस साइन इसके नीचे आप लिखना, यहां ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि किरण का सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तन हुआ है। और आप ब्रैकेट में चाहो तो नोट भी कर लेना, स्टोक्स का नियम आगे काम आएगा। तो ये हमारा A1 निकल गया। अब हम निकालते हैं A2। हमें ये सारे निकालने हैं, ठीक है ना। A2 निकालते हैं, मैं इधर कर देता हूं, चलो जगह यहां निकाल देता हूं, ठीक है ना। ये सब मैं हटा रहा हूं एक बार, ठीक है ना। ये आपका N1 हो गया। अब मैं निकालना चाह रहा हूं, ऊपर ही करना पड़ेगा, फिर तो जगह नहीं मिलेगी। ठीक है ना, इसको मैं A2 को यहां निकाल रहा हूं। अब देखो A2 क्या है, A2 क्या है आपका अपवर्तन है, या एक तरह से इस किरण के लिए क्या है, अपवर्तन कहो या पारगमन कहो, दोनों एक ही चीज है। अपवर्तन पारगमन दोनों एक चीज, अंतर नहीं है कुछ भी, ऐसा नहीं है इसका मतलब निकल रहा है पारगमन है। शब्द आते हैं दो आपके काम में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन। तो ये A2 क्या एक तरह से पारगमन गुणांक, ये सॉरी पारगमित जो किरण है या अपवर्तित जो किरण है उसका आयाम है। तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे, ये वाला। तो चलो मैं निकालता हूं, A2 क्या हो जाएगा, ET की जगह तो A2 आ गया, फिर 2N1, तो N1 तो 1 है, तो ये लीजिए 2 × 1/1 + 1.5 और साथ में EI, तो EI हो गया A0। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो मान आएगा आपका 2/2.5 A0। तो A2 आपका क्या आ गया 4/5। तो 4/5 का मतलब क्या हो गया, सॉरी 4/5, हाँ 4/5 A0 और 4/5 का मतलब हो गया 0.8 A0। वैसे हो गई, ये 0.2 हो गया तो ये 0.8 ही होगा। तो A1 आ गया, A2 आ गया। अब हम निकालेंगे A3, A4 इस तरह से। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इन सबको साफ करता रहूंगा। ये A1 A2 के मान में एक बार यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। A1 मेरा आ गया -0.2 A0, A2 आ गया आपका 0.8 A0, ठीक है। इसी प्रकार से अभी हम A3 निकालेंगे। ये सारे निकालने बहुत जरूरी है, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है ना। और मैं चाहूँ तो इसको पूरा लिख करके बता सकता हूँ, लेकिन भले ही लेक्चर लंबा हो जाए लेकिन एक एक चीज़ आपको बतानी जरूरी है, ठीक है ना। कोई चिंता नहीं है, लेक्चर की संख्या बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मूले तो आपने नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके सबके मान निकालते हैं। अब देखो हम क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे। अब A3 क्या निकलेगा, A3 के लिए देखो A3 किससे प्राप्त हो रहा है। अब ये A2 क्या होगी, एक तरह से आपतित किरण है।
इस A2 आपतित किरण के लिए A3 तो क्या है, रिफ्लेक्शन है, और A4 क्या है, ट्रांसमिशन है। तो जब आप A3 निकालोगे तो A3 क्या हो जाएगा, परावर्तन होगा। अब ध्यान रखिए, देखो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये मत सोचना अब यहां पर A5 निकालोगे तब वो पारगमन होगा, अपवर्तन नहीं होगा। आप किरण चेक कीजिए, ये आपतित, इसके लिए ये परावर्तित और ये अपवर्तित या पारगमित। अब ये क्या है, इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर आएगी तो ये A2 क्या है, आपतित किरण है, और A3 इसके संगत क्या है, परावर्तित, और A4 क्या है, पारगमित। तो देखिए A3 होगा आपके ER की तरह। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था आपका, N1 माइनस N2। तो अब देखिए ये A2 किस माध्यम में चल रही है, 1.5 में चल रही है, और जिस बिंदु पर टकरा रही है वो कैसा है, 1 है। तो यहाँ पर N1 इजिकल टू 1.5 है और N2 इजिकल टू 1 है। तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5 प्लस 1, और आपतित EI यहाँ पर A0 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, A2 होगा, याद रखिए। तो इसका मान कितना आ गया, ये आपके हो गया 0.5 अपॉन 2.5, और हमें तो सारे ही मान किस में चाहिए, A0 में चाहिए, और A2 का मान आपने निकाल रखा है कितना, 0.8 A0। तो ये मैं रख देता हूँ 0.8 A0। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, बिल्कुल इजी है। ये 5, ये 5, ये 4/25 A0, और यहाँ प्लस ही आ रहा है। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो परावर्तन हो रहा है वो किस माध्यम के पृष्ठ से हो रहा है, विरल माध्यम के पृष्ठ से हो रहा है। क्यों, क्योंकि आप 1.5 से चल रहे थे और 1 पर टकराए हो, तो ये क्या हो गया, सघन से विरल आ रहे हो, ठीक है ना। जिस पृष्ठ पर टकरा रहे हो वो कैसा पृष्ठ है, विरल माध्यम का पृष्ठ, इसलिए माइनस सिंबल नहीं आया। अब 4/25 का मान कितना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 0.16 आएगा, ठीक है ना। आराम से आप देख लीजिए इसका मान कितना आएगा, 0.16 A0। अब ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। अब इस मैथमेटिक्स को लिखने में कोई गलती हो जाए तो कोई चिंता मत करना, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। A3 आएगा 0.16 A0। अब हम निकालेंगे A4। अब A4 निकालते हैं। A4 क्या होगा, A4 इस A2 के लिए क्या है, पारगमन है या अपवर्तन है। तो उसके लिए फॉर्मूला काम आएगा 2N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये लीजिए A4 क्या होगा, 2N1 कितना आपका, N1 मतलब जिस माध्यम से ये चल रही है, तो ये 1.5 से चल रही है, तो ये 1.5 अपॉन 2.5, नीचे तो वही रहेगा प्लस वाला, और ये हो जाएगा A2। तो ये हो गया 3/2.5, और A2 का मान है 0.8 A0। तो ये हो गया आपका 0.8 A0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो मान आएगा वो मैं देख के बता देता हूँ आपको, 0.96 A0, 0.96 A0। ये लीजिए 0.96 A0। अब हम निकालते हैं A5, ठीक है। A5 निकाल लेते हैं। A5, अब A5 क्या होगा, A5 किससे मिल रहा है, अब ये A3 क्या है, एक तरह से आपके आपतित किरण है, तो इसके लिए ये तो क्या हो जाएगी, A6 वाली परावर्तित, और A5 क्या हो जाएगी, पारगमित। तो जब हम A5 निकालेंगे तो वहां पर आप कौन सा फॉर्मूला काम लोगे, 2N1 अपॉन N1 प्लस N2 वाला काम लोगे। बस ध्यान रखिए आप इस चीज को। तो देखिए अब ये 1.5 से चल रही है वापस, और 1 में जा रही है, तो N1 कितना है, 1.5 है। तो ये हो गया 2 × 1.5 अपॉन नीचे तो 2.5, और यहाँ लिखोगे आप A3, क्योंकि यहाँ पर जो EI है वो क्या है, A3 है। चलिए A5 ये हो गया आपका 3/25, और A3 का मान हमने क्या निकाला है, 0.16 A0, 0.16 A0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो मान आएगा वो आएगा आपका 0.192 A0। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 0.192 A0। अब हम A6 निकालेंगे, क्योंकि हमें देखो A1, A5, A4, A8 तरंगों के आयाम चाहिए, बस दो, बाकी आगे नहीं देखेंगे, ठीक है। अब A6 निकाल लेते हैं। A6 क्या है, अब इस A3 के लिए क्या है, परावर्तन है, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा काम में आएगा, यहाँ फॉर्मूला काम में आएगा N1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये लीजिए A6, N1 क्या है, ये माध्यम 1.5 में चल रही है, और इस बिंदु से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, तो लो, और वापस किस में आ रही है आपके, देखो 1.5, और ये जो बिंदु है आपका, ये बिंदु क्या है, ऊपर 1 है और नीचे 1.5 है, तो ये हो गया 1.5 माइनस 1 अपॉन 2.5 और A3। तो ये हो गया 0.5 अपॉन 2.5, और A3 का मान है 0.16 A0। तो आपके A6 का मान क्या आ जाएगा, उसको भी मैं एक बार देख के बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका मान आ जाएगा 0.032। ये तो बस मान लिखना है, आप देख के लिखो कैसे लिखो, तरीका पता होना चाहिए। 0.032 A0।
ठीक है। उसी प्रकार से आप A7 निकालोगे, क्योंकि आपको क्या देखो A5 मिल गया, अब आपको A8 चाहिए, A7 नहीं चाहिए। मतलब क्या है, ये दो तरंगों के आयाम चाहिए बस, क्योंकि इन दो तरंगों में अध्यारोपण से क्या मिलेगा आपको, रिफ्लेक्टेड रे के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप, और इन तरंगों में अध्यारोपण के कारण क्या मिलेगा, ट्रांसमिटेड तरंगों के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप। तो हमें A1 A5 मिल गया, A4 A8 की देख लेते। तो A4 आपको मिल गया, सीधा A8 निकाले थे, A7 की हमें आवश्यकता नहीं है। तो A8 कैसे प्राप्त होगा, जो A6 किरण है आपकी, तो जब ये क्या होगी, इस बिंदु पर टकराएगी, तो इसका एक भाग तो इधर ये तो हो जाएगा परावर्तन, और ये हो जाएगा अपवर्तन। देखो परावर्तन अपवर्तन का सिंपल सा मतलब है, परावर्तन होता है समान माध्यम में। जैसे मान लो कोई तरंग ए माध्यम से आ रही है, तो वापस अगर वो ए माध्यम में चली जाए तो वो होता है आपका रिफ्लेक्शन या परावर्तन, और किसी दूसरे माध्यम में चली जाए तो वो होता है पारगमन या रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। तो A8 क्या इसके लिए रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है। तो वहां पर आप कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे, 2n1/n1 + n2। तो जब आप A8 निकालोगे तो 2n1 तो क्या है, A6 यानी 1.5 से आ रही है, तो ये 1.5/2.5, और मान रखोगे A6, तो A6 कितना है 0.032A0, और इसका जब आप मान निकालोगे तो इसका मान आपके आएगा 0.0384A0। इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधा, A8 0.0384A0। अब ये देखिए, आप सोच रहे हो इतनी मैथमेटिक्स हमने क्यों की, बहुत जरूरी है समझने के लिए। ये तो डायग्राम समझ में आ गया, और किस प्रकार से आपने अलग अलग रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन किस प्रकार से हो रहा है उसको भी समझ लिया, और इन परावर्तित और पारगमित तरंगों के आयामों को ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायग्राम को एक बार साफ कर रहा हूँ। यहां तक हमने क्या काम कर लिया, परावर्तित और पारगमित तरंगों के आयामों को ज्ञात कर लिया। इस डायग्राम को मैं साफ कर देता हूं। अब मैं आगे जो बताने वाला हूं आपको वो क्या है, डायग्राम आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है। अब ये आयाम मिले आपको, क्या मिले, आयाम मिले। छोटा सा डायग्राम बना ही देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये इस तरह का, ठीक है ना, चलो, क्योंकि मेरे को स्पेस भी तो चाहिए ना, ठीक है ना। ये आपका A0 है, ये आपका A1, ये A5, ये A4 और ये A8। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब देखो मैं यहाँ एक चीज लिख रहा हूं, परावर्तित किरणों के आयाम, वो आपको क्या मिले हैं, A1 तो हो गया आपका A1 ही है, A1 एक तो मिल गया आपको 0.2A0, और A5 क्या मिल गया 0.192A0। आगे और जो मिलते रहेंगे। फिर मैंने लिखा पारगमित किरणों के आयाम, ये आपको क्या क्या मिले, पारगमित कौन सी, A4 8, तो A4 है आपका 0.96A0, और A8 है 0.0384A0, और आगे जो जो मिलते रहेंगे। ये आपको इस प्रकार से आयाम मिले। अब आप एक चीज जानते हो, व्यतिकरण के जब हमने मैथमेटिकल एनालिसिस किया था तो वहां अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता के हमने दो फॉर्मूले प्राप्त किए थे। क्या प्राप्त किए थे, आई मैक्सिमम आपने क्या प्राप्त किया था, A1 + A2 का होल स्क्वायर, एंड आई मिनिमम आपने क्या प्राप्त किया था, A1 - A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आई मैक्सिमम के कारण आपको क्या मिलता है, ब्राइट स्पॉट या प्रदीप्त फ्रिंज, और आई मिनिमम के संगत क्या हो जाएगा, डार्क स्पॉट या अदीप्त फ्रिंज। तो अब देखिए, जब मैंने आपको व्यतिकरण की परिभाषा लिखाई थी तो वहां पर मैंने एक शब्द नोट करवाया था, उसको मैं आज डिस्कस करता हूं। वहां पर मैंने एक शब्द बोला था, लगभग समान आयाम की तरंगों में जब अध्यारोपण होता है, और वहां पर मैंने आपको कहा था मैं आगे बताऊंगा मैंने लगभग समान क्यों काम में लिया। तो इसको समझने से पहले उस शब्द को आप समझिए, मैं इसको साइड में बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कोई दो तरंग है जिनका आयाम सपोज करो, एक का आयाम सपोज करो 100 यूनिट है, कुछ भी है 100, और एक का आयाम है मान लो 99। ठीक है, लगभग बराबर का तो मतलब यही होता है, लगभग बराबर का मतलब क्या हो गया, 100 99 या 100 101 या 100 98 100 95 100 94, इसी प्रकार से आसपास। तो अब देखिए आप, जब इन लगभग समान तरंगों में अध्यारोपण होगा तो आपको जो अधिकतम तीव्रता मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी 199 स्क्वायर। जो भी मान होगा, ये एक सिंबॉलिक है सिर्फ, और जो न्यूनतम मिलेगी वो क्या मिलेगी, इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका हो गया 1 स्क्वायर।
अब देखिए, ये जो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताएं आपको मिल रही है उनमें कितना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को समझिए, जब आपको किन्हीं दो वस्तुओं को विभेदित करना होता है, उनमें डिफरेंशिएट करना होता है, तब आप किसी भी दो चीजों को आसानी से कब डिफरेंशिएट कर पाओगे, जब उनमें क्या हो, पर्याप्त अंतर हो। तो देखिए, ये जैसे मान लो बहुत अलग स्थिति पर मिल रही है और ये आपको बिल्कुल अलग स्थिति पर मिल रही है, ठीक है ना। यहां पर अलग स्थिति का मतलब क्या हो जाएगा, ब्राइट का मतलब क्या हो जाएगा, एकदम चमकीली। जब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे तो जब लगभग समान आयाम लोगे तब आपको जो ब्राइट स्पॉट होगा वो एकदम चमकीला मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, बहुत कम, एकदम डार्क टाइप मिलेगा। तब आप आराम से उसको देख करके बता सकते हो कि ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, डार्क है। अब अगर मान लो दोनों बराबर हो जाएगी तब तो क्या होगा, ये तो अधिकतम हो जाएगा लेकिन ये जीरो हो जाएगा। और वास्तव में जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो वहां पर आपको जीरो इंटेंसिटी नहीं मिलती, चाहे आप विनाशी व्यतिकरण भी होगा तो वहां पर आपको क्या होगा, कुछ न कुछ इंटेंसिटी मिलेगी। इसलिए हम लगभग समान काम में लेते हैं ड्यू टू एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट में आपको जीरो इंटेंसिटी नहीं मिलती है। अब मान लो इनमें लगभग समान नहीं हो, सपोज करो एक आपके 100 हो जाए और एक मान लो आपके 50 हो जाए या 70 मान लो, चलो, तब क्या होगा, तब आपके मैक्सिमम तो 170 स्क्वायर, ये सिर्फ सिंबल है कि ये 70 170 में आप कंफ्यूज मत होइएगा, और ये हो जाएगा 30 स्क्वायर। तो इनमें भी पर्याप्त अंतर है, लेकिन जितना स्पष्ट आपको इसमें दिखेगा क्या उतना स्पष्ट इसमें दिखेगा नहीं, दिख पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ब्राइट एकदम ब्राइट हो रहा है और डार्क एकदम डार्क है। तो जब ब्राइट एकदम ब्राइट और डार्क एकदम डार्क होगा तो आप बड़े आसानी से डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो यहां से आप एक लाइन समझ लीजिए कि जब तरंगों के आयाम लगभग समान होते हैं तब आपको जो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है वो बेटर कॉन्ट्रास्ट, ठीक है ना, बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। ये लाइन आपने नोट कर ली, इस चीज को समान होते हैं तो व्यतिकरण प्रतिरूप में प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजें एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। ये जो चीज सीखी है उसका हम यहाँ यूज करते हैं। अब देखिए कैसे, यहां पर देखिए इसका आयाम कितना है 0.2 और 0.192, ये लगभग बराबर है। आप देखिए 0.2 और 0.19, ठीक है ना, ये 0.20 ये 0.19, तो ये लगभग बराबर है। और यहां देखिए 0.96 और ये 0.0384, तो इनमें क्या है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो व्यतिकरण प्रतिरूप तो इसके कारण भी प्राप्त होगा, इसके कारण भी प्राप्त होगा, लेकिन चूंकि इन तरंगों के आयाम क्या है, लगभग बराबर है, इसलिए इन तरंगों के कारण जो आपको व्यतिकरण प्रतिरूप मिलेगा वो इनके कारण प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये आप पहले ये नोट कीजिएगा, फिर आप ये आई मैक्सिमम आई मिनिमम को नोट कीजिएगा, फिर जो नीचे स्टेटमेंट लिखना है उसको आप ध्यान से सुनिए, मैंने क्या क्या बोलूंगा उसको आप ध्यान से सुनिए। उपरोक्त से स्पष्ट है कि परावर्तित किरणों के आयाम लगभग समान है, जबकि पारगमित किरणों के आयामों में पर्याप्त अंतर है, ठीक है ना। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि परावर्तित किरणों के कारण प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप पारगमित किरणों के कारण प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। हमने किससे जोड़ दिया, केवल आयाम से जोड़ दिया और बिल्कुल निकाल के दिखाया है। तो जब आपसे वो क्वेश्चन पूछे तो आपको डायग्राम बनाना है, ये सारे मान निकालने हैं और इस प्रकार से इनको लिखते हुए लास्ट में वो कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखना है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसी डेरिवेशन को, ये जो क्वेश्चन था अधिक स्पष्ट वाला, इसी को मैं एक अलग मेथड से करूंगा, वो बहुत इजी होगा और आपको एग्जाम में वही करना है। लेकिन ये इसलिए बताना जरूरी था कि आपकी बुक में ये दे रखा है, ठीक है ना। वो आपके बुक में उस तरह से स्पष्ट रूप से नहीं दे रखा है, लेकिन जिस मेथड से करेंगे उस मेथड का जिक्र जरूर है और हमें एग्जाम में उसी मेथड से करना है। वो वेरी इजी है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन ये बताना जरूरी है। ये बताया तब आप पूरी इस थीम को समझ पाए, ठीक है ना। और आपके लिए चॉइस ये भी इजी है, बिल्कुल एक दो बार हाथ से करोगे तो हो जाएगा, और जो अगला बताऊंगा वो भी इजी होगा, लेकिन उस वो जो होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डील करेंगे। तो इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूं। टॉपिक अगले लेक्चर में भी यही चलेगा, एक नए मेथड के साथ हम इस चीज को समझेंगे।